हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिश्रा सर विशेष रूप से सीबीएसई के क्लास 12 के बच्चों के लिए कुछ विशेष क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास में यानी उनकी जो कविताएं हैं उसकी व्याख्या पहले मैं प्रस्तुत करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों कि बहुत से बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर आपके सारे क्लासेस केवल आईएससी और आईसीएसई के बच्चों के लिए मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप सीबीएसई के लिए कुछ करें। तो मैं सीबीएसई के बच्चों के लिए भी यानी विशेष रूप से क्लास 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे 2000 यानी आप ये समझ लो कि 24 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे या 25 में जो भी 11 बच्चे 12 में जाएंगे या 12 जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज पहली कविता जो आप लोगों की है आत्मपरिचय, इसकी व्याख्या में प्रस्तुत करूँगा। आत्मपरिचय कविता के कवि हैं, ध्यान दें, बहुत प्रसिद्ध कवि हिंदी के हरिवंश राय बच्चन जी। कौन नहीं जानता हिंदी का पाठक वर्ग, बहुत प्यारे हैं। तो इनको विशेष रूप से प्यारे बच्चों छायावाद के बाद के छायावादोत्तर कवि या आप ये कह लें हालावाद के कवि के रूप में, हालावाद माने प्रेम और मस्ती, तो इनकी कविताओं में प्रेम और मस्ती निकलती है। जहाँ प्रेम और मस्ती है वहाँ हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये कविता में भी आत्मपरिचय में भी इन्होंने अपने प्रेम और मस्ती की भावना को दिखाया है कि मस्ती क्या होती है, प्रेम क्या होता है, उसको मूल्यांकित किया। तो आत्मपरिचय माने इनका एक प्रकार से अपने आप को मूल्यांकित कर दिया कि वे क्या हैं, किस पृष्ठभूमि की कविता लिखते हैं। ये तमाम चीज़ें आत्मपरिचय यानी कवि को जानने के लिए, समझने के लिए ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें बच्चों, पहले आप लोग संदर्भ, कोई भी व्याख्या जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले संदर्भ माने क्या प्रकरण है, किस ओकेज़न में कविता लिखी। जैसे इंग्लिश में कंटेस्ट कहते हैं, तो कोई भी कविता के एक्सप्रेशन किस कंटेस्ट में है, तो वही बात यहाँ संदर्भ में। तो याद रखें, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्मपरिचय शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार छायावादोत्तर युग के प्रतिनिधि कवि या हालावाद के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में, इस अंश में प्रेम को या अपने जीवन के भाव को मूल्यांकित करने का प्रयास किया है कि जीवन में किस तरह से मनुष्य को फक्कड़ रहना चाहिए, मदमस्त रहना चाहिए, अपने जीवन में अपने आप को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में एक अलग मस्ती और प्रेम को लेकर चलना चाहिए। जीवन वही होता है। इस तरह से बच्चों मैंने संदर्भ को मूल्यांकित किया। अब व्याख्या की बात मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो प्रसंग और भावार्थ को मैंने लगभग 1 में मूल्यांकित कर दिया। तो अब आप समझ लो, अब व्याख्या के मूल स्वरूप को मैं मूल्यांकित कर रहा हूँ। काव्यांश 1, ध्यान दें, काव्यांश 1 में कविता की जो 2 स्टेंजा है, 2 अवतरण को मैं यानी 8 लाइनों को मूल्यांकित करने का प्रयास किया हूँ। ध्यान दें प्यारे बच्चों, बड़ी आनंददायक कविताएं हमारे जो कवि विशेष रूप से जो हालावादी कवि हैं, विशेष रूप से हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी मदमस्त कविता होती हैं बच्चों। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का
पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस कविता को 8 लाइन को पढ़ने के बाद अब मैं इसमें कुछ जो 2-4 कठिन शब्द आए हैं उसको बतला दूँ, क्योंकि वैसे कठिन शब्द विशेष ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़े से ही कठिन है। ध्यान दो, जैसे जग जीवन, सांसारिक जीवन, दुनियादारी, यानी जग का जीवन, जग रूपी जीवन। ध्यान दो, झंकृत माने तारों के बजने से जो आवाज़ निकलता है, जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके जो तार होते हैं, तारों को छूने से जो आवाज़ निकलती है उसको झंकृत कहते हैं। ध्यान दो, स्नेह माने प्रेम, सुरा माने शराब, पान करना माने पी लेना या पीना, ध्यान करना, परवाह करना, गाते माने प्रशंसा या स्तुति करते हैं। तो बहुत 2-4 शब्द ही कठिन आए हैं, तो ध्यान दे बच्चों। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में, मैं इस दुनिया में जो सांसारिक भार हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों को, उन दबावों को मैं लेकर के आगे बढ़ता हूँ। और मेरा प्रयास होता है कि संसार में प्रेम बांटना, क्योंकि संसार में प्रेम तो है ही नहीं, केवल छल कपट द्वेष दुख ही दुख तो है। जैसे निराला जी ने लिखा है ना, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अभी तक जो नहीं कही। संसार में दुख है, प्रेम और घृणा है, प्रेम नहीं है, घृणा है। इसलिए कवि ने कहा कि मैं दुनिया के लिए प्रेम, यानी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं प्यार को बांटता हूँ। दुनिया में प्रेम जो जिसकी कमी है संसार में, उसको मैं पूरे संसार को देता हूँ, प्रयास करता हूँ। और यही हर व्यक्ति का दायित्व भी होना चाहिए बच्चों, कवि के माध्यम से, कि दुनिया को प्रेम बांटो, दुनिया के दुखों को हरण करो। आगे, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि ने कहा कि जैसे वाद्य यंत्र को छूने से, यानी जिसके तारों को छूने से झंकार, एक आवाज़, एक लय निकल जाती है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से कवि ने कहा कि मेरे हृदय में, जैसे आप सितार देखे होंगे, वीणा देखे होंगे, सितार और वीणा को छूने के बाद, उसके तारों को छूने के बाद एक उसमें से झंकार निकलती है। कवि ने कहा कि उसी प्रकार से मेरे हृदय में श्वास रूपी तार है। मेरे हृदय में जो श्वास रूपी तार है, जो वाद्य यंत्र है, उसको किसी ने छू दिया, किसी ने प्रेम किया। क्योंकि यह बात मुझे याद आ गई यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, कि प्रेम सबसे पहले व्यक्ति को स्पर्श करता है। और जब व्यक्ति को स्पर्श करता है, व्यक्ति पहले किसी व्यक्ति को स्पर्श करता है, प्रेम की धारा, फिर समाज, राष्ट्र, मानवता, इस धरातल पर प्रेम स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है। तो कवि ने कहा कि किसी ने मुझको छू दिया, यानी स्पर्श कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। किसी ने कवि के हृदय रूपी तार में, हृदय की रूपी वाद्य यंत्र में किसी ने छू दिया, यानी कोई नायिका आ गई, किसी नायिका का आगमन हुआ, प्रेम का उद्भाव हुआ। कवि ने कहा मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। उसी सांसों के तार पर, यानी वाद्य यंत्र को बजाता रहता हूँ। अपने हृदय में जो सितारे हैं, प्रेम का सितार रूपी वाद्य यंत्र है, उसको बजाता रहता हूँ, यानी प्रेम का गान करता हूँ, प्रेम सबको बांटता फिरता हूँ। कवि ने आगे क्या कहा कि दूसरे स्टंजा में, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि अपने मदमस्ती को उल्लेखित किया यहाँ पर प्यारे बच्चों। कवि ने कहा कि मैं प्रेम रूपी सुरा, यानी स्नेह सुरा में प्रेम की सुरा, जैसे सुरा पीने के बाद लोग मदमस्त हो जाते हैं और अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, कवि ने कहा उसी प्रकार से मैं प्रेम रूपी सुरा का पान करता हूँ, अपने आप में मदमस्त रहता हूँ, प्रेम में मैं प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ और दूसरे को उस मस्ती का आनंद भी प्रदान कराता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि वैसे भी एक बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर दिए कि जैसे सुरा पान करने वाला कोई व्यक्ति पियक्कड़ होता है न,
वो दुनिया की परवाह नहीं करता, अपनी मस्ती में रहता है। उसी प्रकार से कवि ने कहा कि जब प्रेम रूपी मस्ती का जो मैंने पान किया हूँ, मैं दुनिया का कोई परवाह नहीं करता हूँ, दुनिया का कोई ध्यान नहीं करता हूँ। और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार तो ऐसे लोगों, यानी जो लोग दूसरे की तारीफ़ करो तो लोग आपको बहुत पूछेंगे, यानी संसार ऐसा ही है। कवि ने कहा कि मैं उन लोगों से अलग हूँ, मैं झूठी तारीफ़, झूठी प्रशंसा, दूसरों का गाना अनावश्यक नहीं गाता हूँ। मतलब दूसरे से अलग है कवि, अपनी मस्ती में, अपनी दुनिया में मस्त है, अपने प्रेम में मस्त है, और दुनियादारी से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो ये घृणा, द्वेष, कपट, छल का जो प्रपंच चल रहा है, उन सारे प्रपंचों से कवि अपने आप को अलग मानता है। इसलिए कवि ने कहा, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए। ध्यान दें, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी अपने मस्ती में, प्रेम के मस्ती के गाने में मस्त रहता है, यानी दुनिया के छल प्रपंच से दूर है। कवि ने कहा कि जीवन फक्कड़ता होनी चाहिए, जीवन एक मस्ती होनी चाहिए, अपना एक कुछ आत्मभाव होना चाहिए सबसे अलग, क्योंकि पूरी दुनिया ही यह गृहस्थ आश्रम के जो भाव हैं, तंगी में परेशान हैं, सभी किसी न किसी कमी में सभी परेशान हैं। कवि ने कहा कि नहीं, वह दुनियादारी से सबसे अलग है, अपनी प्रेम और मस्ती में वह लगातार लीन रहता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, दो स्टंजा की मैंने व्याख्या प्रस्तुत किया। इसके बाद आप लोगों के समक्ष मैं इसमें काव्य सौंदर्य, जो एक हमारे CBSE बच्चों में काव्य सौंदर्य की बातें आती हैं, काव्य सौंदर्य माने उसमें क्या अलंकार है, क्या रस है, क्या कैसी भाषा है, इन चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। तो ध्यान दें, पहली बात तो भाषा कैसी है, इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। आत्मकथात्मक शैली में कवि ने अपने विचारों को पेश किया। ध्यान दें, और शैली कैसी, गीतात्मक है। अगर कोई पूछ दे शैली कैसी, गीतात्मक है, लयात्मक है, और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें मुक्त छंद के साथ साथ याद रखेंगे लयात्मक और गीतात्मकता भी है इसमें। और तीसरे नंबर में जैसे जगजीवन है, स्नेह सुरा है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और कुछ ऐसे भी हैं, तथा लिए फिरता हूँ, यानी पद के एकाधिक बार प्रयोग के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा रस में अगर कोई बात अगर आपसे आ गई, रस कौन सा है, तो प्रेम रस है। प्रेम रस की भी चर्चा आप समझ सकते हो। तो दार्शनिकता का भी भाव इसमें केंद्रित है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मैं दो स्टंजा की व्याख्या प्रस्तुत किया। अब मैं तीसरे और चौथे स्टंजे की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान दें, इसको मैं 8 पंक्तियों की व्याख्या एक बार कर रहा हूँ। ध्यान दें कैसे इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। 8 पंक्तियों की व्याख्या यहाँ तक है प्यारे बच्चों, यानी 8 पंक्ति। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपुन संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बड़ी अच्छी कविता का अंश है बच्चों, मन को मोहित कर देने वाली है पूर्ण रूप से। तो इसमें भी संदर्भ और प्रसंग में एक ही में बोल दे रहा हूँ। ध्यान दें, संदर्भ में जैसे मैंने भी पहले व्याख्या करते समय बताया आपको कि 8 पंक्तियों में बताया। यह कविता आरोह, ध्यान दें आप लोग, यह कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचनाकार छायावादोत्तर युग के प्रतिनिधि कवि
तथा हलावाद के जनक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसको आप संदर्भ में लेंगे, प्रसंग के रूप में यहाँ पर आप उसी रूप में आगे यहाँ पर कवि ने अपने हृदय के उद्गार को, अपने हृदय के सपनों को, मौज मस्ती के भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया है, यानी अपने जीवन के अंश को लिखित करने का प्रयास किया है। अब इसमें ध्यान दें, कवि ने यहाँ पर, उसके पहले मैं बता दूँ कुछ कठिन शब्द दो चार आए हैं, वैसे कोई ख़ास शब्द, जैसे निज माने अपना जानते ही हो आप लोग, उर माने हृदय, उद्गार माने भाव, भाता माने अच्छा लगना, दहा माने जला करना, भव सागर माने संसार रूपी सागर, इस तरह से मौज माने लहर। इस तरह से बच्चों मौज माने लहर भी, मस्ती भी आप कह सकते हो। तो अब मैं व्याख्या में सीधा अंश में आ गया। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि ने अपनी कवि होने का परिचय भी दे दिया। कवि जो है अपने हृदय की भावनाओं को कविता की पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता है। वही बात हमारे कवि महोदय हरिवंश राय बच्चन जी भी अपनी भावनाओं को पेश किया। वे कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। जीवन में ऐसी ही मस्ती होनी चाहिए, ऐसी ही फक्कड़ता होनी चाहिए। कवि कहते हैं मैं अपने जीवन में अपने भाव को लेकर आगे बढ़ता हूँ और मैं निज उर के उद्गार लिए, उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार माने ध्यान दें, गिफ्ट जिसको कहते हैं। तो कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को लिखित किया कि वह अपने हृदय रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यानी कवि ने कहा मैं प्रेम की मस्ती की जो उपहार है, मस्ती वाला उपहार, फक्कड़ता वाला उपहार, आशावादी भावनाओं का उपहार मैं लेकर के फिरता रहता हूँ। यानी दुनिया चूँकि संकट में है, कष्ट में है, द्वेष और घृणा में जी रही है, छल कपट में जी रही है, ऐसे समाज के लिए, ऐसे संसार के लिए मैं प्रेम रूपी मस्ती का उपहार पूरी दुनिया को बांटता रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को ध्यान दें। इसके बाद में है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने कहा संसार तो अपूर्ण है, क्योंकि कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है प्यारे बच्चों, ये जान लो। इसलिए कहीं भी कंप्लीटनेस नहीं है। कोई व्यक्ति हो, कोई समाज हो, वो अपने आप में पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए कभी बहुत बड़ी बात यह कह दी, ऐसे संसार में जहाँ लोग रो रहे हैं, इस गृहस्थाश्रम में अपने कष्टों के बोझ से दबे हुए हैं, सभी लोग किसी न किसी परेशानियों से दबे हुए हैं। इसलिए कवि ने कहा कि मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, जहाँ कोई पूर्ण न हो। और एक बात मुझे याद आ गई रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जी बहुत अच्छी बात कही कि जीवन की पूर्णता तो मृत्यु है। कितनी बड़ी बात बता दी कि जीवन पूर्ण करने के चक्कर में ही मानो मत पड़ना, क्योंकि जीवन की पूर्णता तभी मानी जाती है जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए वही बात यहाँ पर भी हमारे कवि महोदय यानी हमारे हरिवंश राय बच्चन जी भी उसी बात को मूल्यांकित किया। संसार अपूर्ण है, इस अपूर्ण संसार, अपूर्ण मानव के पीछे हम क्यों भागे, अपनी मस्ती और अपने प्रेम में आगे बढ़ें। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा मेरी हर व्यक्ति की अपना एक स्वप्न होता है। कवि ने कहा कि मैं इस प्रेम के जीवन में मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ। मेरे प्रेम के जीवन की अपनी एक मस्ती है, अपना एक स्वप्न है। क्योंकि प्यारे बच्चों एक बात जान लो, यह जब उम्र में आते हैं, जब प्रेम के समय में लोग आते हैं ना, उनको केवल अपनी मस्ती, अपनी दुनिया ही नज़र आती है। बाकी संसार के सुख दुख से वो अपने आप को अलग रखता है। वही बात कवि ने बताई कि मैं अपने उच्च स्वप्नों में, उच्च कल्पनाओं में खोया रहता हूँ। और जब उच्च कल्पनाओं में खोया रहता हूँ, अपने आप में मस्त रहता हूँ। क्योंकि प्रेम में स्वप्न और कल्पनाएं बड़ी ऊंची होती हैं, और उन्हीं ऊंचे आशावादी स्वप्नों में
लगातार आगे बढ़ते रहता हूँ। और कवि ने आगे क्या कहा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि ने कहा प्रेम का जीवन बहुत कठिन होता है। इसमें दो भाव आते हैं, सुख और दुख, संयोग और वियोग। कवि ने कहा कि मैं खुद प्रेम की अग्नि में, यानी बात भी सही है, जो प्रेम के अग्नि में न जला हो वह दूसरे की प्रेम की भावनाओं कैसे समझ सकता है, ये बात स्पष्ट है। तो प्रेम के भाव से, यानी जब वियोग अवस्था में व्यक्ति होता है तो दुखी होता है, जलता है। जब संयोगावस्था की भाव में आता है, संयोगावस्था को याद करता है, तो वह सुखी होता है, आनंदमय होता है। कवि ने कहा मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कितनी बड़ी बात स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने हृदय में प्रेम की एक आग को जलाए रखता हूँ और निरंतर खुद ही उस आग में जला करता हूँ। वह सुख और दुख में एक समान रहा करता है। अर्थात कवि ने कहा कि सांसारिक अपूर्णता में लगातार वो आगे बढ़ता रहता है। यानी कितनी बड़ी बात स्पष्ट है। कहा कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वही बात, वही व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण करता है। जैसे मुझे एक श्लोक इस समय याद आ गया, सुखम वायदि वा दुखम, प्रियम वायदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तनुपासितः, हृदय ना पराजितः। सुख दुख जहाँ पर समान हो, जीवन की फक्कड़ता में बड़ा ही कवि हमारे जो बच्चन जी हैं वह एक बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर दी। व्यक्ति वही महान होता है जो सुख दुख को समान रूप से झेलता है, न दुख में दुखी हो। यही भागवत गीता का दर्शन भी है प्यारे बच्चों, कि सुख दुख में समान रूप से आगे बढ़ता है। वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ माने हर परिस्थितियों में जो समान होता है वही स्थित प्रज्ञ होता है। तो मानो हमारे कवि महोदय इसमें प्रेम के धरातल पर स्थित प्रज्ञ हैं, यानी हर परिस्थितियों में समान है। जग भव सागर तरने का भाव नाव बनाए। पूरा संसार अपनी अपनी कल्पनाओं में मस्त रहता है, वो आगे बढ़ता है, अपनी जीवन रूपी नैया को पार कराने में मदमस्त रहता है। कैसे इस संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नैया हमारी पार करेगी, हर आदमी इसी मस्त रहता है। लेकिन कवि ने कहा कि मैं सबसे अलग रहता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अपने मस्ती रूपी नाव पर, कवि ने कहा कि मैं मस्ती रूपी नाव पर बैठ करके फिरता हूँ, विचरण करता हूँ। यानी हे मानव, मौज में रहो, मस्ती में रहो, जीवन इसी का नाम है। यह कविता अपने आप में प्यारे बच्चों आजकल के नवयुवकों के लिए, आजकल की नवयुवतियों के लिए, युवा वर्ग के लिए प्रेरणा की स्रोत है, मोटिवेशनल है। यानी आपको अपने जीवन में लक्ष्य में सुख दुख हर परिस्थितियों कैसे झेलना है, हमारे कवि से, उनके जीवन परिचय से आसानी सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। इस तरीके से अब मैं काव्य सौंदर्य पर सीधा आ रहा हूँ। शुद्ध खड़ी हिंदी का यहाँ प्रयोग है, आत्मधात्मक शैली का प्रयोग है। ध्यान दो, भाषा भावों के अनुरूप सरस और प्रवाहमयी है। उसी प्रकार से गीतात्मकता और लयात्मकता का भाव है। सारी चीज़ें अब उसी रूप में व्यक्त करोगे। भव सागर, भव मौजों अग्नि में यहाँ रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अभिव्यक्ति की सरसता, सरलता, यानी कवि ने इतना प्रभाव उत्पादन कर दिया है कि कविता में एक प्रकार से आकर्षण स्वतः पैदा हो जाता है बच्चों। अब इसके बाद जो है मैंने लगभग 4 अवतरण की व्याख्या प्रस्तुत किया हूँ, और इसके बाद की जो व्याख्या है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसको बड़े पैमाने पर आप देखें और अपने जो सहपाठी हों बड़े पैमाने पर शेयर करें उसको, और खुद आनंद लें अच्छे मार्क्स के लिए, और दूसरे अपने सहपाठियों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।